नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जो छठा चैप्टर हम पढ़ रहे थे स्थैतिक तथा प्रावेगिक अर्थशास्त्र, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं जिसमें हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र की अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, उसके जो रूप होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद लास्ट वाली इसकी वीडियो में महत्व और सीमाएं देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए अर्थ क्या होता है प्रावेगिक अर्थशास्त्र का। प्रावेगिक अर्थशास्त्र की सहायता से आर्थिक उतार चढ़ाव व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया जाता है। पहली बात क्लियर हो गई कि जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है, डायनेमिक इकोनॉमिक्स, इसकी हेल्प से जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव बहुत होता है ना, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसका भी अध्ययन हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र में करते हैं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र स्थैतिकी अर्थशास्त्र से सर्वथा भिन्न है। ये कह रहा है जो प्रावेगिक अर्थशास्त्र है वो स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र से भिन्न है। ठीक है, अलग है। ये चीज हो गई। स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर बातों का अध्ययन किया जाता है, पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं। जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में गतिशील दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जो डायनेमिक सिचुएशंस होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब इसका महत्व कब से आया? तो 1930, आप जानते हैं 1929 की बहुत विश्वव्यापी मंदी आई थी, आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो बहुत विशाल था और पूरे ही विश्व को प्रभावित किया था। ठीक है, तो 1930 की आर्थिक मंदी के बाद प्रावेगिक अर्थशास्त्र के संबंध में अनेक सिद्धांतों को विकसित किया गया, बहुत सारे सिद्धांत आए इस पे। ठीक है, उसके बाद हम परिभाषा देखते हैं। तो एक बोमोल है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अर्थशास्त्री रहे। इनके अनुसार पीछे की घटनाओं का आगे की घटनाओं से संबंध स्थापित करते हुए प्रावेगिक अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इनके कहने का मतलब है जो आर्थिक घटनाएं हुई, मान लीजिए 10 साल पहले जो हुई थी, फिर वही आज हुई है, उसी से संबंधित कुछ आज हुआ है, तो उसका जो साम्य होगा, इक्विलिब्रियम, वो चेंज हो गया होगा ना। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, ये जो चेंज हुआ है, इसी का अध्ययन हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में करते हैं। ये चीज इसमें बोल रहा है। यानी बोमोल के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र का संबंध भविष्यवाणी करने से है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, अर्थात इसके अंतर्गत आने वाली घटनाओं का संबंध विगत घटनाओं से जोड़ा जाता है। विगत का मतलब होता है पिछली वाली घटनाएं जो घट चुकी हैं और जो घट रही हैं या घटने वाली हैं, उनसे संबंध स्थापित करके हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में जो आपने उपभोग किया है ना, मान लीजिए आपका उपभोग बढ़ गया है, तो इसका संबंध जरूर पिछली अवधि में जो आपने आय अर्जित की है उससे होगा। यानी आपने आय अर्जित की, आपके पास धन आया और उसका उपभोग आप अब कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए 1 महीने पहले आपकी आय बढ़ी, तो अब जो आप उपभोग करेंगे, जब आय नहीं बढ़ी थी तब आप 10,000 का उपभोग करते थे, 10,000 खर्च कर देते थे, लेकिन आय बढ़ने के बाद आज आप 15,000 खर्चा करने लगे, है ना। तो ये जो है, यही जो अध्ययन करते हैं वो डायनेमिक इकोनॉमिक्स में करते हैं, यही बोला गया है इसमें। अब हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर EC होगा, ये गलत हो गया है, X की जगह C, इसको देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, प्रावेगिक अर्थशास्त्र का आधार कल्पना ना होकर वास्तविक तथ्य हैं, इसलिए परिणाम सही होते हैं। पहला पॉइंट हो गया, क्योंकि कल्पना नहीं होते। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, कुछ चीजों को लिया जाता है, लेकिन मतलब कोरी कल्पना जो होती है ना, वो इसमें नहीं लिया जाता है, जैसा कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, बहुत सी आर्थिक समस्याओं का हल केवल प्रावेगिक विश्लेषण से ही हो सकता है। ठीक है, जैसे आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं ना, तो उसका अध्ययन आप स्थिर अर्थव्यवस्था से नहीं कर सकते हैं, प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से ही कर सकते हैं। यही चीजें कह रहा है। तीसरा है, यह केवल गतिशील एवं परिवर्तनशील स्थितियों का ही अध्ययन करता है। तो क्योंकि ये स्थिर इकोनॉमिक्स नहीं है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स नहीं है, तो इस जो परिवर्तन होते रहते हैं, इन्हीं का अध्ययन हम डायनेमिक इकोनॉमिक्स में करते हैं। चौथा है, यह वैज्ञानिक अध्ययन है क्योंकि इसमें एक साम्य से दूसरे साम्य के बीच संपूर्ण मार्ग का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक वैज्ञानिक है, साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें एक साम्य जो टूटा दूसरे साम्य बना, उनके बीच का जो रास्ता होता है, संपूर्ण मार्ग का हम अध्ययन करते हैं। हम जब अभी इसके रूप देखेंगे ना, तो उसमें आपको हम संपूर्ण मार्ग दिखाएंगे, कैसे एक स्थान से टूटा इक्विलिब्रियम और दूसरे स्थान पर कैसे बना, पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा उसमें। स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में ऐसे बनता हुआ जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे।
पांचवा है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कीमत निर्धारण या बाजार एवं सामान्य कीमत निर्धारण का भेद भी केवल प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण से ही संभव है। तो इसी की सहायता से हम सामान्य और बाजार कीमत स्तर में जो निर्धारण का भेद करते हैं, ठीक है, या फिर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कीमत निर्धारण में भेद करते हैं, वो इसी की सहायता से कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब है। छठा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझने वह सुलझाने के लिए उपयोगी है। कौन उपयोगी है? प्रावेगिक अर्थशास्त्र, क्योंकि स्थिर अर्थशास्त्र से आप कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं नहीं सुलझा सकते हैं, ठीक है। सातवां और लास्ट पॉइंट है कि अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र यानी देश आर्थिक समस्याओं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के हल के लिए प्रावेगिक विश्लेषण का अधिक उपयोग करते हैं। प्रावेगिक जो होता है अर्थशास्त्र उसी का उपयोग करते हैं ये लोग, ठीक है, प्रावेगिक अर्थशास्त्र का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि स्थैतिक अर्थशास्त्र का उतना महत्व नहीं है जितना प्रावेगिक अर्थशास्त्र का महत्व है हमारे रियल लाइफ से, ठीक है। फिर भी हम स्थैतिक या स्थिर अर्थशास्त्र को, जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, उसको नकार नहीं सकते हैं। उसका अध्ययन ही करके हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र पे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया लेना ज़रूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो रूप हैं, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, वो देखिएगा। कर्व के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे, मतलब इतने बड़े तो हम भी ज्ञाते नहीं हैं। पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ समझाना अच्छा लगता है तो हम वीडियो बना देते हैं। धन्यवाद।